आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को शहरियत तरमीमी कानून का दिफा करते हुए कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि सीएए की मुखालिफत करना पार्लियामेंट और आइन की मुखालिफत करना है। मोदी ने तुमकुरू में सिद्धगंगा मठ में तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हिजरत करके आए दलित, सिख, जैन और दूसरे मज़ाहिब के पनाह गज़ीरों के मफाद में सीएए लेकर आए हैं और हमने उनके तय अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। उन्होंने सीएए के खिलाफ हो रहे मुजाहरों को दलितों, पिछड़ों, सिख, जैन और दीगर कम्युनिटी के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस और उसकी हिमायती पार्टियों को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा करें जहां हर मज़हब की बुनियाद पर अक़लियतों पर जुल्म हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम उनके मफाद के लिए कानून लेकर आए हैं जिन्हें दहाइयों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। कांग्रेस के लोग, उनके साथी दल और उनका बनाया इकोसिस्टम भारत की संसद के खिलाफ ही आज उठ खड़ा हुआ है। जिस तरह की नफरत वो हम लोगों से करते हैं, वैसा ही स्वर अब देश की संसद के खिलाफ दिख रहा है। इन लोगों ने भारत की संसद के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया है। ये लोग पाकिस्तान से आए दलितों, पीड़ितों, शोषितों, उनके ही खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था। देश धर्म के आधार पर बंटा था और बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार शुरू हो गया था। समय के साथ पाकिस्तान में चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, उन पर धर्म के आधार पर अत्याचार बढ़ता ही रहा है। हजारों ऐसे लोगों को वहां से अपना घर छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारत आना पड़ा है। भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान ने हिंदुओं पर जुल्म किया, सिखों पर जुल्म किया, जैन और ईसाइयों पर जुल्म किया, लेकिन कांग्रेस और उसके सारे साथी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज हर देशवासी के मन में सवाल है कि जो लोग पाकिस्तान से अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बलात्कारियों से बचाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए भारत के शरण आए, उनके खिलाफ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी का ये दावा गलत है कि मुल्क में कोई खौफ का माहौल नहीं है, क्योंकि उनके पार्लिमानी हल्के के वाराणसी शहर में गुज़िश्ता साल 359 दिनों तक सेक्शन 144 नाफिज रही। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता साल के 365 में से 359 दिन वजीर आजम के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में सेक्शन 144 नाफिजुल अमल रही। इसके बावजूद वो कहते हैं कि लोगों के लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खौफ की फिजा की वजह से वाराणसी में सियासी गुफ्तगू पर खामोशी छाई हुई है। एक इसी उन्वान पर एक न्यूज़पेपर में शाये खबर भी उन्होंने पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि जिन चाय और पान की दुकानों में बैठकर लोग सियासी बहस करते थे, वहां अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हिंदुस्तान ने शहरियत तरमीमी कानून और कौमी शहरियत रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर दुनिया के ज़्यादातर ममालिक की हिमायत हासिल करने का जुमेरात को दावा किया और तंजीम ताउन इस्लामी यानी इस्लामिक
OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जानिब से पाकिस्तान के इसरार पर मसले कश्मीर पर खुसूसी सेशन बुलाए जाने को महज ख्यास आराई पर मबनी बताया और कहा कि ऐसी किसी मीटिंग की कोई सरकारी इतला नहीं है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक बाज़ाब्ता ब्रीफिंग में इस ताल्लुक़ से पूछे जाने पर कहा कि हमने दुनिया के हर कोने में वाक़ई ममालिक से रब्ता किया है और अपने मिशंस को ख़त लिख कर CAA और NRC के ताल्लुक़ से उन ममालिक की हुकूमतों को हुकूमत के नुक्ते नज़र से आगाह करने को कहा। There are 3-4 points which we ask the missions to share. The first is that this is an internal process. This is a matter internal to India. Number one. Number two, we also ask them to convey to them that the Act just provides expedited consideration for Indian citizenship to persecuted minorities already in India from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. Number three, we also convey to them that it does not affect the existing avenues which are available to other communities from seeking citizenship or those who are interested in seeking citizenship. And number four, it also does not seek to strip anybody from any Indian citizen of any faith. And more importantly, I think something which has been going on in the foreign press, that it does not in any way alter the basic structure of the Constitution. So these are the points which we convey to our ambassadors and consul generals. We ask them to reach out not only to their interlocutors in the government, but also to the media as well. Now, depending on the subject matter at hand, I think the engagement may differ. On many occasions, we do conduct a very proactive diplomacy here in Delhi. In this case, we realize that there is a lot of explaining which is involved. You have to go out and brief the capitals. There could be some questions which will come your way, and therefore a two-pronged. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने राजस्थान के कोटा में नवमौलूद बच्चों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। राजस्थान कांग्रेस सदर अविनाश पांडे ने जुमेरात को सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और कोटा के जालौन अस्पताल में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 100 से ज़ायद बच्चों की मौत के बारे में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि पहले से मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक सोनिया गांधी से मिलने वो यहाँ आए थे। उन्होंने कांग्रेस सदर को बच्चों की पुरइसरार तरीके से होने वाली अमवात के बारे में तफसीलात बताएं, जिस पर सोनिया गांधी ने गहरी तशवीश का इजहार किया। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि शहरियत कानून के खिलाफ हुए मुजाहरों के बाद बेकसूर अफराद पर भी मुकदमे दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ऐसे मुकदमात का जायज़ा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बर्बरियत और बेकसूर लोगों को निशाना बनाए जाने का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चार जानिब से आवाज़ें उठ रही हैं कि बीजेपी हुकूमत ने अपने एजेंडे के तहत तमाम बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से ज़्यादातर अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उतना ही नहीं, बहुत से लोगों को मुजाहरे के दौरान हुए तशद्दुद में अवामी मिल्कियत के नुकसान की भरपाई करने का क़ानूनी नोटिस भी भेजा गया। जिन लोगों को ऐसे नोटिस मिले हैं उनमें ज़्यादातर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो किसी तरह मजदूरी वगैरह करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुजफ्फरनगर जेल से मुजफ्फरनगर जेल से 4 बेकसूर लोगों मोहम्मद फारूक, अतीक अहमद, शोएब और मोहम्मद खालिद की तकरीबन 10 दिन के बाद आज़ादी मिली। मासूम अफराद की इस आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत और पुलिस के दावों की खलाई खुलनी शुरू हो गई है कि किस तरह बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान बताया कि जिन 4 लोगों को आज़ाद किया गया है उनमें से एक सरकारी महकमे में टाइपिस्ट है और उसे CRPC की दफ़ा 169 के तहत आज़ाद किया गया है। इस दफ़ा में ये बात कही गई है कि जांच के बाद उसका किसी भी तशद्दुद में हाथ नहीं पाया गया। दूसरी तरफ रामपुर में ज़िले इंतज़ामिया ने 28 लोगों को अवामी मिल्कियत के नुकसान की भरपाई के लिए 25 लाख रुपए जमा कराने का नोटिस भेजा। ज़िला मजिस्ट्रेट अनुजय कुमार सिंह ने बताया कि उनमें से 2 लोगों के खिलाफ भेजे गए नोटिस को वापस लिया जा सकता है क्योंकि तशद्दुद में उनकी शमूलियत का पता नहीं चलता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तशद्दुद में शामिल लोगों की शिनाख्त कर ली है। राजधानी लखनऊ में भी अफसरों ने बताया कि खातून ने अपने बेटे को बेकसूर साबित कर दिया।
उसका बेटा उस वक्त जेल में है और उसकी रिहाई का हुक्म जल्द जारी होगा। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी ने कहा है कि हुकूमत ने सभी मामलों का तज्जिया करने का फैसला किया है और जो बेकसूर पाया जाएगा उसे आज़ाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके जहां अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, वहां इस वक्त पुलिस बर्बरियत का ज़बरदस्त खौफ फैला हुआ है, लेकिन अब ज़िंदगी धीरे धीरे मामूल की तरफ लौट रही है। उसके बावजूद लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल है कि पुलिस किसी भी वक्त आकर उनको निशाना बना सकती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5000 से ज़ायद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस दाखिल करने की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस कायदीन, टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के सदर नशीन समीर वलीउल्लाह इस सिलसिले में दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहां वो वकला के साथ मिलकर PILs दाखिल करने का अमल पूरा करेंगे। करीब 40 तंजीमों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 4 जनवरी बरोज़ हफ्ता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के खिलाफ मिलियन मार्च का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने नेकलेस रोड के बजाय JAC को मिलियन मार्च धरना चौक पर मुनक़िद करने की इजाज़त दी है, जिसे JAC ने कबूल कर लिया है। ये मिलियन मार्च हफ्ते के रोज़ दोपहर 2 बजे मुनक़िद होगा। रियासती हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के फैसले पर हुकूमत से कई दिलचस्प सवाल किए। कांग्रेस लीडर्स रेवंत रेड्डी और जीवन रेड्डी की जानिब से मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम ना करने की हिदायत देने से मुतालिक हाईकोर्ट में दाखिल की गई मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर अदालत ने कहा कि मुल्क भर में माशी मंदी चल रही है और तेलंगाना में भी माशी बहरान पाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऐसे में हुकूमत नए सेक्रेटेरिएट की तामीर पर कितनी रकम खर्च करने वाली है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से दरियाफ्त किया कि नई इमारत कितने अहाते पर मुश्तमिल होगी और इस पर कितनी रकम खर्च की जाने वाली है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो सेक्रेटेरिएट की तामीर के फैसले से मुतअद्दिद तफसीलात पेश करे, ख़ास तौर पर फ़िलहाल मुख्तलिफ महकमे कितने अहाते पर मुश्तमिल है, आप कितना नया बनाना चाहते हैं, उसे कितनी जगह की ज़रूरत है, जब तक नई इमारतें नहीं बनेंगी सेक्रेटेरिएट कहाँ जारी रहेगा। इस तरह की तफसीलात पेश करनी होगी। हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सेक्रेटेरिएट यूनिटों को मुंतकिल करते वक्त फ़ाइलों की राजदारी को कैसे बरकरार रखा जाए, इस बारे में तफसीलात पेश करें, क्योंकि इस तामीर में कई साल लगने का इम्कान है। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस मामले की तफसीलात की बुनियाद पर ही फैसला किया जाएगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS का तौसी इजलास इस माह की 4 तारीख को होगा। पार्टी के सदर व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल की तवक्को है। ये इजलास, जिसका आगाज़ 11:30 बजे दिन होगा, शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में रियासत में जल्द होने वाले बल्दी इंतखाबात के ज़िम्मन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव लीडरों को अहम हिदायत देंगे। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, ज़िला परिषद सदूर नशीन, रियासती कॉरपोरेशन के सदूर नशीन, पार्टी के अरकान आमिला से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। वज़ीर पंचायत राज एर्रबली दयाकर राव ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले का वरंगल रूरल में इफ्तिताह अंजाम दिया। वर्धनापेट के मंडल में ग्राम सभा में शिरकत के मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दूसरे मरहले के प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील पर पानी और बर्क़ी की किल्लत की बातों को गलत साबित करने वाले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम में आवाम को शामिल करना ज़रूरी है। देहात की आवाम ही अपने देहात को साफ़ रख सकती है। देहात में पैदा होने वाला हर एक शख्स एक दिन देहात को साफ़ करने का काम करें। रियासत में 12,751 देहात हैं, उनको साफ और सब्ज़ शादाब में तब्दील करना ही इस प्रोग्राम का मकसद है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपकर एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। మీ భాగస్వామ్యం కావాలి, ప్రభుత్వం ఏమిస్తామనేది కాదు. రైతులకు పెట్టుబడి ఇచ్చాం. ఇంతకుముందు రమేష్ గారు చెప్పినట్టు అత్తను బల్కనీయలే 200 ఇచ్చినప్పుడు 1000 రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత కోడలు అత్త బాగున్నావా అన్నది. ఇక 2000 వచ్చిన తర్వాత అత్త కాగితావుతావా అంటే అది కోడలు. ఆ ముసలిళ్ళ గౌరవించింది కేసీఆర్ కాదా? ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకొని మనం అందరం ఆలోచించుకోవాలి.
ఓ బిడ్డ పెళ్ళి అయితే ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా ఎన్ని స్కీమ్స్ మనం చూడాలి. రైతులకు పెట్టుబడి ఇచ్చాడు. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతున్నా, గ్రామం కోసం కూడా మనం సేవ చేయాలి. ప్రభుత్వం నుంచి ఏ వస్తుందనేది కాదు, కానీ గ్రామంలో పుట్టిన బిడ్డ ప్రతి ఒక్కరు గ్రామానికి సేవ చేయాలి. ఈరోజు దాతలు వచ్చారు, 4-5. రమేష్ గారు నా రిక్వెస్ట్ మీద వచ్చారు. పాపం నర్సిరెడ్డి వర్ధారెడ్డి గారు చేశారు కొంత, ఇంకా దాతలు కూడా చేశారు. वजीर पंचायत राज इरवली दयाकर राव ने कहा है कि केटीआर वजीर आला ओहदे के लिए हर तरह से काबिल हैं। उनकी क़यादत में होने वाले इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी हासिल हुई है। केटीआर कब वजीर आला बनेंगे इसका फैसला उनके वालिद के चंद्रशेखर राव करेंगे। उन्होंने कहा कि केटीआर चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश और सोनिया गांधी के फर्जंद राहुल गांधी की तरह नाअहल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी दिलाने वाला नेहरू ख़ानदान हुकूमत कर सकता है तो रियासत को आज़ादी दिलाने वाला केसीआर ख़ानदान क्यों हुकूमत नहीं कर सकता। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने बल्दी इंतखाबात के लिए ज़िले सतह पर पीसीसी राब्ताकारों को मुकर्रर करते हुए फेरिश जारी की है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने हिदायत दी है कि 4 दिसंबर को ज़िला केंद्र में राब्ता कमेटियों का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसके अलावा बल्दी इंतखाबात के मंशूर कमेटी के रुकन की हैसियत से पीसीसी जनरल सेक्रेटरी अजमतुल्लाह हुसैन को मुकर्रर करने के अहकामात भी जारी किए गए। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस इंतखाबात के वक्त रकम, शराब और पुलिस और आबकारी महकमे का इस्तेमाल करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान ओहदेदारों का इस्तेमाल करना टीआरएस ने शुरू किया है। आबकारी महकमा शराब की मुंतकिली गैर कानूनी मुंतकली पर नज़र रखने के बजाय खुद शराब सरबराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि बल्दियात के तहफ़्फ़ुज़ात के 8 दिन बाद इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी हुकूमत के हाथों बिक चुके हैं और उन्होंने टीआरएस के मुवाफिक शेड्यूल जारी किया है। वो शायद मजीद 5 साल तक इस ओहदे पर बरकरार रहना चाहते हैं। इलेक्शन के टाइम पे 2018 में भी क्या हुआ ये तेलंगाना स्टेट में बोले तो आज का दुनिया में जो मजबूरी पब्लिक है वो लोगों को पैसे देना, वो लोगों को दारू पिलाना, उससे वोट लेना, गवर्नमेंट ला लेना, ये केसीआर साहब का स्ट्रैटेजी है। 2018 में जो चाल चला है टीआरएस गवर्नमेंट का, वो 1 साल पहले इलेक्शन ला ली है। वो चाल क्या है बोले तो थोड़ा आईएएस ऑफिसर, थोड़ा आईपीएस ऑफिसर, थोड़े ये एक्साइज डिपार्टमेंट, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा ऑफिसरों को ले लेके ये कांग्रेस पार्टी अपोजिशन वालों को दबाना, हुकूमत में नहीं आना बोल के चाल चल रहा है। एक पैसों से चल रहा है, एक दारू से चल रहा है। देखो 5 दिन के पहले इलेक्शन के पहले एमएलए इलेक्शंस में भी हम 10 बजे के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहे हैं, 10 के बाद कोई भी नहीं फिरना बाहर, वोटों नहीं पूछना। ठीक है भाई, हम इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। कांग्रेस वाले 10 बजे तक इलेक्शन कैंपेन करके जाके घरों में सोने के बाद ये जो टीआरएस के लीडर, जो टीआरएस के कैंडिडेट, ये थोड़े पुलिस वाले, थोड़े एक्साइज वाले, थोड़ा ऑफिसर, ये लोगों से पैसे ले जाना, ये लोगों से दारू ले जाना, घर घर को जाना, बाटला देना, पैसे घर में 10 जन हो तो 10,000, 20 है तो 20,000, ऐसा पैसे बांट लिए। ऐसे वोटों से जो मजबूरी पब्लिक है वो लोगों से खेल रहे, पैसे दे के वो लोगों से वोटा ले रहे 5 साल। ये चाल में, ये इलेक्शन में वैसा हुकूमत में आ गए सीएम साहब। फिर अभी क्या चल रहा, ये बल्दिया इलेक्शन में भी यही स्ट्रैटेजी चल रहा है। देखो रिजर्वेशन डिक्लेयर कर रहे 6 तारीख काउंसलरों का या चेयरमैन का। हमको वक्त कितना दिए, 1 दिन वक्त दिए, 8 तारीख से नॉमिनेशन है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, अरे भाई हम हमारे अपोजिशन पार्टी। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि कांग्रेस, टीआरएस, मजलिस और सीपीआई सीपीएम एक तरह की जमातें हैं। तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से मुनाकिद मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की नाकामियां बीजेपी का हथियार होंगी। केसीआर और केटीआर को बीजेपी से खौफ महसूस होने लगा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली बार तमाम बल्दियात पर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में मजलिस ताकतवर है। उन्होंने
कहा कि हुकूमत ने मजलिस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही 2 से ज़ायद बच्चों के कवायद को निकाल दिया है। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना भवन में और गांधी भवन में कोई फ़र्क नहीं है। दिन में एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और रात में केसीआर और उत्तम कुमार रेड्डी फ़ोन पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर को अभी सियासी धक्का नहीं लगा है, उन्होंने अभी अभी सियासत में कदम रखा है, बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा। ఎందుకు పంపుతున్నారు టీఆర్ఎస్లో చెప్పండి. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పు, ఒక్కని ఎందుకు కాపాడుకోలేక డజన్లు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అంటే మీ ప్రమేయం లేకుండా పోతురా? ప్రమేయం లేకుండా పోతుంటే అంటే మీ పార్టీ పట్ల విశ్వాసం లేదా? మీ మీద నమ్మకం లేదా? మీ పార్టీ మీద ఏదో చెప్పాలి కదా మీరు. మా నుంచి ఎవరు పోతలేరా? పోయి టీఆర్ఎస్లో పోయి చేరతలేరా? కండువాలు కప్పుకుంటలేరు? బీ టీంగా ఎవరు మాడుతున్నారు? గెలిచిన వాళ్ళందరూ అలా పంపిస్తూ ఉంటే అంటే గాంధీ భవన్కు ఈ తెలంగాణ భవన్కి ఏమైనా తేడా కనబడుతుందా? ఏమైనా తేడా కనబడుతుందా మీకు? ఇక్కడ టూలెట్ బోర్డు, అక్కడనేమో వెల్కమ్ బోర్డులు. ఇది అందుకని చెప్తాను, పొద్దున ఇద్దరు కేసీఆర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పొద్దున తిట్టుకుంటారు మీ ముంగట, రాత్రి కానీ ఫోన్లలో సంభాషణ చేసుకుంటారు. ఇద్దరం కలిసి ఈ తెలంగాణలో బీజేపీని ఎట్లా కట్టారు? దేశంలో అయితే ఆపలేకపోతున్నాం. దేశంలో దూసుకుపోయింది. నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాను ఎవరి వాళ్ళ ప్రజలంతా వారి వెనకాల పడుతున్నారు. తెలంగాణలో ఎట్లా అడ్డుకట్టేద్దాం, దానికి ఇది ఒకరికొకరు వంత వాడుకుంటున్నారు. నువ్వు బేష ఇవాళ కేటీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ కితాబ్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందంటే, సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎంత వాళ్ళు ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతున్నారు బీజేపీ పట్ల. అండ్ అవర్ ఎజెండా ఇస్ వెరీ క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్. ఏదైనా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తాం, చెప్పింది చేస్తాం, చేయగలిగింది మాత్రమే చెప్తాం. మీరు ఇవాళ सीए గురించి మాట్లాడే ప్రతి పార్టీ, ప్రతి నాయకుడు तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि नए साल को हकीकी मानों में नया बनाया जाए और हर बच्चे को ज़िंदगी की सही राह फराहम की जाए। उन्होंने बच्चों को मुख्तलिफ सनतों और यूनिट्स में काम से बचाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन स्माइल के चौथे मरहले के सिलसिले में ट्वीट किया। यह ऑपरेशन 1 जनवरी से शुरू हुआ, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। डीजीपी ने कहा कि बच्चे के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ खेलते हुए बच्चों की तस्वीर भी पोस्ट की। जुनूबी हिंद में सदर जमहूरिया के सरमाई तातीलात के अहम मरकज़ राष्ट्रपति नीलाम को आवाम के लिए खोल दिया गया है। हर साल हैदराबाद में वाक़ इस राष्ट्रपति नीलाम में सदर जमहूरिया सरमाई तातीलात गुजारते हैं, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए इसको आवाम के लिए खोल दिया जाता है। गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर तक सदर जमहूरिया ने इसमें क़याम किया था। उनकी कौमी दारुल हुकूमत रवानगी के बाद 2 जनवरी से 17 जनवरी तक इसके मुशाहिदे की आवाम को इजाज़त दी गई है। इस राष्ट्रपति नीलाम में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं। इसी तरह जुनूबी हिंद में सदर जमहूरिया के सरकारी क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम के चमन, सब्ज़ेज़ार, सरसब्जी और शादाबी और रॉक गार्डन आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। उसके चमन, सब्ज़ेज़ार और ख़ूबसूरत नज़ारों ने आवाम को अपनी तरफ राग़िब किया है और बड़ी तादाद में लोग इन कुदरती नज़ारों को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद के बोलारम के 97 हेक्टेयर्स पर यह राष्ट्रपति नीलाम फैला हुआ है। इसको निज़ाम हैदराबाद के दौर में तामीर किया गया था। इसमें कई किस्म के फूल और फल के दरख्त हैं। 16 कमरों वाले इस नीलाम में दरबार महल, डाइनिंग हॉल के अलावा के अलहदा शनाख्त है। इसकी ज़ेर ज़मीन सुरंग कशिश की सबब बनी हुई है। गुज़िश्ता साल सदर जमहूरिया की जानिब से इफ्तिताह किए गए रॉक गार्डन आबशार बच्चों के लिए कशिश का सबब बने हुए हैं। यहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं और यहाँ के चमन, नज़ारों और आबशारों की बेहतर तौर पर निगरानी और देखभाल की गई है। नए साल के मौके पर तेलंगाना के सिरसिला ज़िले में पुलिस की जानिब से नौजवानों की पिटाई के वाक़े पर ज़िले एसपी राहुल हेगड़े ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इस वाक़े पर 2 सब इंस्पेक्टर्स और एक होम गार्ड को पुलिस हेडक्वार्टर से मुंसलिक कर दिया। पुलिस ने सड़क पर इन नौजवानों की जानिब से शराब की बोतलों को फोड़ने की मुखालिफत की थी, जिसके नतीजे में उन नौजवानों से पुलिस का झगड़ा हो गया था। ताहम इसी दौरान पुलिस ने हालत नशा में ये हरकत करने वाले इन नौजवानों की पिटाई कर दी थी, जिसके नतीजे में ये नौजवान ज़ख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से नौजवानों की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद एसपी ने मुलाजिमीन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। शहर हैदराबाद की नागोल बंदलागोड़ा रोड के 2 व्हीलर शोरूम में आग
लगने के नतीजे में तकरीबन 25 बाइक्स जलकर खाकिस्तर हो गई। ये वाकया कल शब इस शोरूम में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में पेश आया, जिसमें तकरीबन 20 नई बाइक्स और 5 दीगर बाइक्स जो शोरूम में सर्विसिंग के लिए दी गई थी जलकर खाकिस्तर हो गई। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के चिटियाल मंडल में एटीएम में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को तोड़ा और उसमें रखी नकद रकम लेकर फरार हो गए। चोरी की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने एटीएम का मुआयना किया और बैंक के अहदेदारों से मालूमात हासिल की कि इस एटीएम में कितनी रकम थी और कितनी रकम की चोरी हुई। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक मकान में 3 अफराद ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली, जिसमें 2 की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले वनपर्ती के आयावारीपल्ली देहात में पेश आया। कल शब तकरीबन 10 बजे इन अफराद ने अपने मकान में अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इतला मिलते ही मकामी अफराद वहां पहुंचे और इन झुलसे हुए अफराद को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टर्स ने उनको महबूब नगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी। महबूब नगर सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त 40 साल जियना, उसकी बेटी 17 साल गायत्री के तौर पर की गई, जबकि बीवी वरलक्ष्मी की हालत तशवीशनाक है। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम न हो सकी। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट आर सांबशिवराव ने वजाहत की है कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। हाल ही में उनकी क़यामगाह पर सीबीआई ने छापे मारे थे, जिसके बाद ये क़यास आराइयाँ चल रही थी कि वो तेलुगु देशम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ताहम आज इन्होंने इस खुसूस में वजाहत की कि सीबीआई ने समझा था कि उन छापों के दौरान सीबीआई को अहम दस्तावेजात हाथ लगेंगे। राव ने कहा कि इस मरहले पर पार्टी छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने तबके ख़ानदान के लिए हैदराबाद को तरक्की नहीं दिलाई, बल्कि अवाम के लिए हैदराबाद को तरक्की दिलाई। उन्होंने कहा कि साइबराबाद साइबर टावर्स की तामीर, आउटर रिंग रोड, शमशाबाद एयरपोर्ट को तरक्की देने जैसे काम किसी भी तबके के लिए नहीं किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर भी उन्होंने किसी भी तबका या ज़ात के लिए नहीं की, बल्कि तमाम अवाम के लिए की। उनका निशाना रियासत के अवाम के लिए बेहतरीन दारुल हुकूमत की तामीर था। अमरावती को वो एक माशी मरकज़ के तौर पर उभारने का ख्वाब रखते थे, जिसकी तरक्की के समरात रियासत के तमाम अवाम के लिए पहुँचना उनका मकसद था। नए साल के मौके पर एक खानदान ने अनोखे और रंग बिरंगी रंगोली बनाते हुए आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती को बचाने का मुतालबा किया। इस खानदान ने हुकूमत की जानिब से 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए ये अनोखी रंग बिरंगी रंगोली डाली, जो एपी के नक्शे की तरह बनाई गई है। इन अफराद ने कहा कि रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के क़याम की तजवीज़ के खिलाफ किसानों के एहतजाज की हिमायत में ये रंगोली डाली गई है। विजयवाड़ा के ऑटो नगर के वीर राजेश, उनकी बीवी सुधा रानी और दीगर अरकानी खानदान ने ये रंगोली बनाई। ये 20 फीट चौड़ी रंगोली बनाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इस रंगोली में तेलुगु ज़बान में लिखा है कि अमरावती को बचाया जाए, किसानों को बचाया जाए। सुधा रानी ने कहा कि हर साल नए साल के मौके पर साल नौ की मुबारकबाद के लिए रंगोली डाली जाती है, ताहम इस मरतबा रियासत के दारुल हुकूमत के किसानों की हिमायत में ये रंगोली डाली गई है, जो एपी में 3 दारुल हुकूमतों के क़याम की हुकूमत की तजवीज़ के ख़िलाफ़ कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नई तजवीज़ से किसान काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए इस इलाके के किसानों का एहतजाज आज 18वें दिन में दाखिल हो गया। इस एहतजाज के हिस्से के तौर पर मंदादम इलाके के किसानों ने शाहराह पर खैमा लगाया और महाधरना दिया। वेलगापुड़ी में वाक़ सेक्रेटेरिएट जाने वाली इस शाहराह पर किसानों ने एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की सोच के मुताबिक ही जीएस राव ने अपनी रिपोर्ट 3 दारुल हुकूमतों के ताल्लुक से दी है। इन किसानों ने कहा कि दारुल हुकूमत के मसले पर हुकूमत मनमानी फैसले कर रही है। इसी दौरान तुल्लूर मंडल के वेलगापुड़ी देहात में किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। मंदादम, तुल्लूर, पेद्दापुर देहातों में
खवातीन की बड़ी तादाद ने इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और मुतालबा किया कि अमरावती को ही दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखा जाए। किसानों के एहतजाज के सबब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया है। इन किसानों ने 3 दारुल हुकूमतों की वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की तजवीज़ के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। किसानों का कहना है कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और 3 दारुल हुकूमतों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसानों ने वादे किया कि उनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए, जिसका वादा रियासती और मरकज़ी हुकूमतों ने उनकी अराजियात नई दारुल हुकूमत की तामीर के लिए लेते वक्त किया था। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया था तो उस वक्त की अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी उसको कबूल किया था और उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था। ताहम अब वाईएसआर कांग्रेस सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तमाम इलाके में इश्तियाल अंगेज़ी को हवा दे रही है। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के ज़रिए वज़ीर आला रियासत को तकसीम कर रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इस ऐलान को फौरी तौर पर वापस ले। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।